हेलो ऑल। वेलकम टू एडुटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए लेक्चर में, जहां पर हम इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 कवर करने वाले हैं। देखिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एचपीएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इस टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर देखें तो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल कौन से फीचर का कौन सी कंट्री सोर्स रही है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो एक टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और हम इसको दो पार्ट्स में कवर करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल और आप उसका बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके साथ साथ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना चाहिए, जहां पर हम अपने हर एक वीडियो की जो पीडीएफ होती है वो शेयर करते हैं, जिनको आप यूज कर सकते हैं अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो देखिए सबसे पहले जब मैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं तो मुझे ये मानना है और मुझे जानना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली है क्या। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि हमारे देश में पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है, और उसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि हमारी बेसिक फिलॉसफी क्या है, इंडियन स्टेट की फिलॉसफी क्या है। और तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो एक मैकेनिज्म है जो ये बताता है कि हम किस तरीके से एक सोशो इकोनॉमिक जो वेलफेयर है उसकी तरफ हम मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, वेलफेयर के बारे में बताता है, हमें हमारी फिलॉसफी बताता है, तो हम उनके कुछ फीचर्स देखते हैं। एक डिस्टिंक्ट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमें नजर आते हैं। ये डिस्टिंक्ट फीचर हमें पता होने चाहिए, क्योंकि आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होनी चाहिए और एग्जाम में भी इस पॉइंट पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये है कि इट इज़ द ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए मैं ये आपको इनिशियली बता दूं कि बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे यूनिक फीचर्स, ठीक है। हम पहले कुछ मेजर्स डिस्कस कर रहे हैं, उनके बाद कुछ माइनर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर जो है, जो आपको मैं बता चुका हूं, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक बनाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये अनऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब मन आए तब चेंज कर दो। इसका मतलब यही है कि हमने एक बैलेंस बना रखा है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू द कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम छेड़ ना पाए, उसको हम अमेंड ना कर पाए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। इसके साथ साथ हमने ये भी इंश्योर किया कि जो चीजें इंपॉर्टेंट चेंज करनी टाइम के साथ, तो वो हम टाइम टू टाइम चेंज कर पाएँ विदाउट फॉलोइंग अ लॉन्ग प्रोसेस। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है, इसको हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये है कि इट इज द लेंथिएस्ट एंड बल्किएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है। जनरली जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं वर्ल्ड के अगर आप देखेंगे तो वो रिटन भी हो सकते हैं और अनरिटन भी हो सकते हैं। जैसे ब्रिटेन में कोई कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट नहीं है, वहां पर बहुत सारे लॉज का सेट बन के कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। लेकिन इंडिया में एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, रिटन फॉर्म में है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। काफी बड़ा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जहां सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के डिटेल नहीं दिए गए, उसके साथ साथ गवर्नेंस के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, हर छोटे डिटेल को इंक्लूड किया गया है। ये भी हम कवर करेंगे आज। तीसरा पॉइंट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी है कि ना तो हमने सिंगल कोर फेडरल प्रिंसिपल फॉलो किया है और ना ही हमने सिंगल कोर यूनिटरी प्रिंसिपल फॉलो किया है। ये क्या होते हैं मैं आपको आगे बताता हूं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए यूनिक है क्योंकि हमने इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी फॉलो करी है। वी हैव बोरोड डिफरेंट प्रोविजन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमने अमेरिका से कुछ लिया है, हमने आयरलैंड से कुछ लिया है, हमने साउथ अफ्रीका से कुछ लिया है, ठीक है। हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी चीजें बोरो करी हैं, लेकिन उनको इस तरीके से मॉडिफाई करके हमने बोरो किया है कि हम अपनी कंडीशन के हिसाब से उनको सूट कर पाए, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में। तो ये तीन फीचर्स, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, लेंथिएस्ट एंड बल्की रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मिक्सचर ऑफ फेडरलिज्म एंड यूनिटेरियनिज्म, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जो बाकी के तीन पॉइंट हैं ये हम डिस्कस करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में, और इसके साथ साथ जो और इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इनके अलावा वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं जिसमें आप कोई चेंज कर ही ना पाओ, ठीक है, या फिर बहुत मुश्किल से कर पाओ जैसे ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है लेकिन उस लेवल का नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है लेकिन इस लेवल का भी नहीं कि आप जब मन चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दो, ठीक है। तो हमने एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन किया है कि जो चीजें हैं उनको हम बैलेंस तरीके से मेंटेन कर पाए,
रिजिडिटी का मतलब क्या है कि वो फीचर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उनको हम अननेसेसरी चेंजेस से बचा पाएं। और रिजिड का मतलब ये भी है कि एक डिटेल्ड प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़े, जो कि आर्टिकल 368 इन पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है, जिसको फॉलो करने के टाइम पर हमें कुछ मेजोरिटीज चाहिए होंगी, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होंगी, जो कि ईजी नहीं है किसी गवर्नमेंट इन पावर के लिए अटेन करना। ठीक है, तो रिजिडिटी का मतलब ये है कि अननेसेसरी चेंजेस से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया जा सके। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि वो प्रोविजन जो कि इंपॉर्टेंट है टाइम के साथ चेंज करने। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे देश में वोटिंग की एज आज़ादी के टाइम पर 21 बोली गई थी, तो बाद में इसको चेंज करके 18 कर दिया गया। लोगों का एजुकेशन लेवल बढ़ा, ठीक है, और बाहर की चीज़ें आई, हमारी जो सोसाइटी है वो मॉडर्नाइज हुई, तो वोटिंग एज रिड्यूस करनी पड़गी। अब ये नेसेसरी चेंज था, तो इसके लिए आप एक नॉर्मल तरीके से इसको चेंज कर पाओ, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर करी गई है कुछ प्रोविजंस को चेंज करने के लिए, और इनका बैलेंस हमें देखने को मिलता है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। तभी हम कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ब्लेंड है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। जैसे सिटीजनशिप रिलेटेड मैटर है, ठीक है, स्टेट की फॉर्मेशन है, ये हम फ्लेक्सिबल तरीके से कर सकते हैं। एक सिंपल ऑर्डिनरी लॉ जिस तरीके से बनाते हैं ना, उस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंज करना है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में कोई चेंज करना है, तो वहां पर हमें रिजिड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और यही ब्लेंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाता है, ऐसा डॉक्यूमेंट जो इवॉल्व कर रहा है टाइम के साथ, ठीक है, धीरे धीरे मॉडिफाई हो रहा है एज पर दी चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, दूसरा फीचर क्या है, लेंथिएस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, उसमें एक प्रेम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। लेकिन अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रेम्बल है, 465 आर्टिकल हो गए, पहले 395 थे, 465 हो गए, और पार्ट्स भी 4 बढ़ चुके हैं। कुछ चीजें ऐड हुई हैं, लगभग 90 आर्टिकल ऐड हुए हैं, 4 नए शेड्यूल ऐड हुए हैं, 4 नए पार्ट्स ऐड हुए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, पार्ट 4A ऐड हुआ है। ठीक है, लगभग 20 आर्टिकल डिलीट भी हुए हैं, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी वाला आर्टिकल, एक पार्ट डिलीट हुआ है, पार्ट 7। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलती है। देखिए, जब मैं कहता हूं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो इसका आपको रीजन भी जानना पड़ेगा कि क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंथी है, क्यों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बल्कि है। तो इसके पीछे कारण ये था कि हमने एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है फॉर स्टेट एज वेल एज सेंटर। हमने अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाए, हमने बोला कि एक सिंगल सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो सेंटर भी फॉलो करेगा और जो स्टेट भी फॉलो करेगा। ठीक है, दूसरी बात कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जिन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो वहां पर लॉयर्स की प्रेजेंस बहुत ज्यादा थी, बहुत सारे लॉयर्स थे। तो लॉयर्स क्या करते हैं, छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान रखते हैं, तो इस वजह से भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बल्कीनेस देखने को मिलती है। तीसरा रीजन क्या था, तीसरा रीजन ये था कि यहाँ पर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स को भी इंक्लूड किया हुआ है। जनरली कॉन्स्टिट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने इंक्लूड किया है। चौथा, इंडिया की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, जोग्राफिकल साइज बहुत बड़ा है, तो ऐसे बड़े देश के लिए बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनना ही था। ठीक है, तो ये 4-5 रीजन है जो बताते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथी क्यों है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मिक्सचर ऑफ फेडरलिज्म एंड यूनिटेरियनिज्म। ठीक है, इसको समझने से पहले आपको स्टेट्स की जो नॉर्मल क्वालिटी है वो समझनी पड़ेगी। जो स्टेट्स हैं वो 2-3 तरह के हो सकते हैं। ठीक है, पहले फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन या यूनिटरी स्टेट, और तीसरे इनका मिक्सचर। तो इंडिया, अब आपको पता लगा कि इनके मिक्सचर वाली कैटेगरी में आ रहा है। फेडरल कंट्रीज कौन सी होती हैं दोस्तों? फेडरल कंट्रीज वो कंट्री हैं जो कि अमेरिका की तरह हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरह हैं, जहां पर आपको प्रोविंसेस देखने को मिलते हैं, सेंटर देखने को मिलता है, और उनके बीच में क्लियर पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो क्लियर पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं कि किसी एक के फेवर में, वो दोनों को ऑलमोस्ट इक्वली दी गई हैं। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जहां पर स्टेट का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो। ठीक है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पर हमने देखा है कि सेंटर ऑल पावरफुल है, सेंटर के पास सारी पावर है, लेकिन अगर से कुछ पावर दे भी रखी है, जैसे लिवरपूल को दे रखी है, मैनचेस्टर को दे रखी है, तो वो सिर्फ इसी पर्पज से दे रखी है कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो सके। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई पावर डिवाइड नहीं करी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ बोला कि मैं नेशनल पावर डिफाइन कर रहा हूँ और नेशनल ही गवर्नमेंट सबसे स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। ठीक है, इसको कहते हैं यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। मिक्सचर क्या है? जैसे कनाडा, जैसे इंडिया, जहां पर स्टेट को भी कुछ पावर दी गई है और सेंटर को भी कुछ पावर दी गई है, लेकिन सेंटर को थोड़ी ज्यादा पावर दी गई है, एक्स्ट्रा पावर दी गई है। तो यूनिटरी बायस हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो while describing India as a union of state, the constitution provides for a federal structure with a unitary spirit. Overall spirit क्या है हमारे constitution की? unitary, सेंट्रल गवर्नमेंट और पावरफुल है। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर हमें फेडरल स्ट्रक्चर दिखता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म फेडरेशन कहीं भी मेंशन नहीं करी गई है। इवन आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो फेडरेशन टर्म कहीं भी यूज नहीं हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन सी फीचर्स ऐसी हैं जो हमें शो करती हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर बताया गया है।
तो देखिए डुअल पॉलिटी है, हमारे पास एक नेशनल गवर्नमेंट है, हमारे पास एक स्टेट गवर्नमेंट है, फिर हमारे पास एक पंचायती गवर्नमेंट भी है, थर्ड टायर गवर्नमेंट भी है। तो डुअल पॉलिटी होने की वजह से हमें दिखता है कि हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है। दूसरी बात बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म में आपको पता है कि हमारे देश में लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों है, और राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करती है? राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स अपने कुछ नॉमिनीज को चुन के भेजते हैं। तो राज्यसभा एक तरह की फेडरल फीचर है। फिर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई कर दिया गया है कि लोकसभा सेंटर की पावर क्या है और स्टेट की पावर क्या है, और उनको एक सिंगल जो गवर्नमेंट है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, वो अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर बताया गया है कि देखो इन स्टेट लिस्ट पर सिर्फ सेंटर कानून स्टेट कानून बना सकता है, तो उसको सेंटर यूनिलेटरली ऑल्टर नहीं कर सकता है, ठीक है, राज्यसभा की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जब भी कोई डिस्प्यूट आएगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उसको एक अनबायस्ड मैनर में वो रिजॉल्व करेगी। एंड देन डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि देखो सेंटर की ये पावर है, स्टेट की ये पावर है, 3 लिस्ट बनाई गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर का। अब यूनिटरी फीचर क्या है? कौन हमें बताता है कि हमारे देश में यूनिटरी स्प्लिट है? बेसिकली तो इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जहां पर सेंटर को और पावरफुल बनाया गया है और स्टेट को थोड़ा वीक रखा गया है। सिंगल एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट का अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, अगर पार्लियामेंट को ही पावर दी गई है अमेंड करने की। इमरजेंसी प्रोविजन, जब इमरजेंसी लग जाएगी आर्टिकल 352, 356, 360, तो उस केस में सेंटर के पास पावर ज्यादा आ जाती है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, स्टेट की अपनी कोई जुडिशरी नहीं है, यहाँ पर जुडिशरी को डिवाइड नहीं किया गया है। ऑल इंडिया सर्विसेज, जहां पर यूपीएससी चुनाव करती है सिविल सर्वेंट्स का, उनको स्टेट कैडर एलोकेट होते हैं और बेसिकली वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ सिंगल सिटीजनशिप, जो हमारे सीबीआई ऑल इंडिया बॉडीज हैं, जैसे कैग हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, ये सारे सेंट्रल बॉडी हैं लेकिन स्टेट के मैटर्स में भी इंटरफेयर करते हैं। तो ये यूनिटरी स्प्लिट है बेसिकली, समझ गए आप। तो अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, हमने चीज़ें कवर कर ली हैं, अब उन क्वेश्चंस को डिस्कस करके हमें वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डुअल पॉलिटी, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो यहाँ पर आपसे नॉट अ फेडरल फीचर पूछा है। अभी हमने पढ़ा है कि डुअल पॉलिटी एक फेडरल फीचर है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल फीचर है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एक फेडरल फीचर है, लेकिन इंटीग्रेटेड जुडिशरी एक यूनिटरी फीचर है, फेडरल फीचर नहीं है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बल्कीनेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारे इन ऑप्शंस में से कौन सा एक फैक्टर नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बल्कि होने का? लार्ज डाइवर्सिटी इन इंडिया, बिल्कुल है फीचर ये। देयर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंट्रल एज वेल एज स्टेट, बिल्कुल ये एक फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल फॉर द बल्कीनेस। ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ लायर्स इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बिल्कुल ये भी है। लेगेसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, याद रखिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें मेजर इन्फ्लुएंस किसका पड़ा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1985, 1935, ठीक है। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर आया हुआ सबसे बड़ा एक्ट था, सबसे लार्ज एक्ट था, ठीक है। तो इसकी लेगेसी थी जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बड़ा बना है, बल्कि बना है। तो यहाँ पर 1919 नहीं आएगा, यहाँ पर 1935 आना चाहिए था। तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट? द टर्म फेडरेशन हैज नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। All India services violate the principle of federalism under Indian Constitution. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. तो आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। द टर्म फेडरेशन हैज नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी टर्म फेडरेशन यूज नहीं करी गई है। तो ये स्टेटमेंट सही है और हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? नॉट करेक्ट। ऑल इंडिया सर्विसेज वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि एक यूनिटरी फीचर है, तो भी हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगी। तो आंसर क्या आएगा? नाइदर 1 नॉट 2, दोनों ही स्टेटमेंट गलत नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन हमसे नॉट करेक्ट पूछिए, तो राइट आंसर विल बी डी, ठीक है। तो दिस इज द टुडेज लेक्चर, जहां पर हमने फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।